हेलो फ्रेंड्स, बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे मैं ऋषिजा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर होने वाला है, जैसे कि आप जान रहे हो कि एनसीईआरटी क्लास 10th का जो साइंस का बुक है उसका मैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया को जो है कैसे लिखा जाता है, फिर सब समीकरण के रूप में, फिर उसमें जो है और ट्रिक लगा करके जो है वैज्ञानिकों ने उसको और शॉर्ट किया, हम लोगों ने शॉर्ट किया और देखा कि भैया उस समीकरण के रूप में उसको लिखना प्रारंभ किया। लेकिन आज का जो टॉपिक होने हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रासायनिक समीकरण। जो हम लोगों ने देखा है ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे आज समीकरण को संतुलित करना देखेंगे, उसके बाद ढांचा रासायनिक समीकरण के बारे में देखेंगे, जिसको हम कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात है जो पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे आज। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कंकाली रासायनिक समीकरण, या इसको हम लोग ढांचा रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, ढांचा रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। अगर इसकी उदाहरण की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि मैग्नीशियम के रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, है ना। फिर उसको लिखा था, फिर शब्द के रूप में लिखा था, फिर रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा था। तो यहाँ पे क्या लिखा था हम लोगों ने, जैसे कि देखिए उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे एक बात जो है कॉमन है जो आपको समझनी है, तो वो बात क्या है, ये क्या है, इधर वाला जो है ये है अभिकारक। क्या है भाई, अभिकारक है, हम लोगों ने पढ़ा था। और ये जो है ना, ये है तीर के निशान के सिरों की ओर, तीर का जो निशान है ना उसका सिरा जो दिखाती है वो दिखाती है उत्पाद, हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। लेकिन अभिकारक जो होता है हमेशा वो होता है लेफ्ट हैंड साइड, और उत्पाद जो लिखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। इसके उल्टे हाथ जो है हम लोग लिखते हैं अभिकारक को, उत्पाद को लिखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर ये जो रासायनिक समीकरण है इसमें अगर किसी भी तत्व के कुल परमाणु संख्या जो है ना, किसी भी तत्व का अगर कुल परमाणु संख्या है वो अभिकारक उत्पाद में एक समान अगर है तभी तो वो समीकरण को हम मानेंगे कि भैया ये संतुलित है, वैसे संतुलित नहीं है ये, है ना। तो वो बात आगे हम लोग अभी सीखने वाले हैं। यहाँ पे देखना क्या है कि भाई ये जो समीकरण है इसमें पहली बात आप देखो, गौर करो कि लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम की अगर मैं बात करता हूं, मैग्नीशियम, और राइट हैंड साइड भी मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन इधर भी है, ऑक्सीजन जो है इधर भी है कि नहीं। तो यहां पे अगर मैं मैग्नीशियम की संख्या की बात करूं, है ना, दोनों ओर अभिकारक उत्पाद में, तो यहां जो मैग्नीशियम है उसकी संख्या कितनी है, एक। इधर जो मैग्नीशियम है उसकी संख्या कितनी है, एक, बराबर है। इधर जो ऑक्सीजन है अभिकारक की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, उधर जो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की संख्या है वो है दो, इधर है एक, बराबर नहीं है ना। मतलब अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व है ना, जो भी तत्व हैं उनकी जो किसी भी तत्व की जो है, मतलब अगर मैं बात करूं तो इसमें जो परमाणु संख्या है वो अभिकारक उत्पाद में बराबर नहीं है ना, समान नहीं है। और बहुत कुछ उदाहरण मैं ले सकता हूं, जैसे कि कार्बन की मैं बात करूं, ठीक है, कार्बन की बात करूं, कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अगर जल की मैं बात करूं O2 H2O, ठीक है। अगर मैं क्लोरीन से अभिक्रिया करवाता हूं तो HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो ये सारे समीकरण जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये सारे समीकरण में अगर अभिकारक उत्पाद में तत्वों की कुल संख्या की बात करूं, परमाणु संख्या की अगर बात करूं तो बराबर नहीं है।
अभिकारक और उत्पाद में। तो प्रायः ये जो समीकरण है वो असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है, संतुलित नहीं है। ये क्या है? असंतुलित है। क्या है भाई? असंतुलित है, संतुलित नहीं है, क्योंकि परमाणु संख्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी तत्व हैं रासायनिक समीकरण में, उनकी जो परमाणु संख्या है वो दोनों पक्षों में बराबर नहीं है। तो ये समीकरण क्या कहलाएंगे? असंतुलित। क्या कहलाएंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित समीकरण, या इसको हम लोग कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। अगर मैं इसकी डिफिनेशन की बात करूं, इस रासायनिक समीकरण की अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं, इसको हम लिख सकते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण को इस प्रकार से, है ना, कि इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे रासायनिक समीकरण, ऐसा ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें जिसमें अभिकारक अभिकारकों एवं उत्पादों की उत्पादों को अभिकारकों एवं उत्पादों को संतुलित नहीं किया गया हो, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादकों को संतुलित नहीं किया गया हो। तो यहां पर अब हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण के संतुलित करने का महत्व को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित हम क्यों करेंगे, उसका क्या महत्व है, क्यों करना जरूरी है, तो यहां पे देखें। तो यहां पे मैं हेडिंग देता हूं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व। अगर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व, तो हमें क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए भैया? क्वेश्चन तो बनेगा ना, क्योंकि यहां पे हम देखें ढांचा रासायनिक समीकरण, है ना, तो यहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ना कि भाई यहाँ पे मैग्नीशियम जो है उसकी संख्या 1 है ना, इधर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 था, इधर जो ऑक्सीजन 1, तो एक ऑक्सीजन कहाँ गया? पहली बात O2, है ना, O2 जो है ऑक्सीजन का एक फार्मूला है, ऑक्सीजन का फार्मूला है ना O2। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दो ऑक्सीजन की जो अणु होते हैं ना आपस में चिपके होते हैं, है कि नहीं? अकेला नहीं होता ऑक्सीजन, चिपके हुए होते हैं। तो अगर मैं बात करूं अभिकारकों एवं उत्पादकों के, तो यहाँ पे O2 था, यहाँ पे एक O2 है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम अगर बात करें, है ना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, हम 9th क्लास में ये चीज पढ़े हैं, है ना, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, उसके अनुसार मैं अगर बात करूं, तो यहां पे देखें द्रव्य मान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आप सभी को 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसका न तो नाश होता है न ही निर्माण होता है, उसकी जो अवस्थाएं होती है उसमें परिवर्तन होता है ना, उसका जो है द्रव्यमान जो कुछ भी है ना, वो दूसरे रूप में चेंज हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, न उसका निर्माण होता है न ही उसका विनाश होता
है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अगर मैं बात करूं, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। उसकी जो अवस्थाएं एक रूप से दूसरे रूप में वो चेंज हो जाता है, ऊर्जा का रूपांतर होता है, एक रूप से दूसरे रूप में वो चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी तत्व का, है ना, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी, तो देखिए यहां पे हमें रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना चाहिए, ये क्यों जरूरी है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो यहाँ पे आप 9th क्लास से पढ़े होंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से हमें जो है, जो समीकरण है ना, जिसमें जो भी तत्व हैं उस तत्व का जो परमाणु है अभिकारक में, है ना, जो अभिकारक में जो तत्व हैं उनकी जो परमाणु की संख्या है, उत्पाद के जो तत्व हैं उसकी जो परमाणु संख्या है उसके बराबर अगर नहीं है तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार वो समीकरण जो है संतुलित नहीं है। इसीलिए हमें समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। तो यहां लिख सकते हैं, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। क्यों? किसी भी रासायनिक पदार्थ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद, यहां पे एक पॉइंट जो है छूट गया है, उत्पाद तत्व यहां लिख दें। तो उत्पाद तत्व का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व के, यहां भी तत्व होगा, यहां भी जो है हम लोग तत्व लिख लेंगे, यहां भी तत्व लिख लेना है। अभिकारक तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर नहीं है तो कंकाली समीकरण को संतुलित करना, वो समीकरण कंकाली समीकरण है, उस समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहां पर ये बातें हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो होता है, किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसका तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। और इसीलिए हमें किसी भी रासायनिक समीकरण में उत्पाद तत्वों का जो होता है कुल द्रव्यमान, उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान
और जो अभिकारक तत्वों का जो द्रव्यमान है वो जो है बराबर होता है ना। तो अगर ये बराबर नहीं है तो समीकरण जो हो जाता है कंकाली समीकरण हो जाता है, असंतुलित समीकरण हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं संतुलित रासायनिक समीकरण की, तो संतुलित रासायनिक समीकरण की अगर मैं बात करूं तो संतुलित रासायनिक समीकरण में यहां पे देखें, संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी तत्व के कुल परमाणु संख्या, किसी तत्व के कुल परमाणु संख्या है ना, अभिकारकों एवं उत्पादों के संख्या के समान होता है, के एक समान यहां लिख दें, एक समान होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी तत्व के कुल परमाणु संख्या अभिकारकों एवं उत्पादकों के संख्या के एक समान होता है ना। तो यहां पे संतुलित रासायनिक समीकरण वही माना जाएगा। तो यहां पर जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो यहां तक आपने समझा कि भैया कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, ढांचा रासायनिक समीकरण क्या है। तो यहाँ पे जो अभिकारक उत्पाद में है, अगर उसकी जो तत्व है, उसकी जो परमाणु संख्या है, अगर वो कुल परमाणु संख्या अगर दोनों में बराबर नहीं है अभिकारक उत्पाद में, तो समीकरण प्राय जो है वो है असंतुलित या ढांचा, या उसको हम कंकाली समीकरण बोलेंगे। तो भाई संतुलित असंतुलित हो गया, तो ढांचा रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो अगर इसकी बात करें तो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसका ना तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है, उसकी रूप में चेंज हो जाता है, दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें जो है इसीलिए हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार। तो यहाँ पे अगर संतुलित रासायनिक समीकरण की अगर बात करें तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो होगा उसमें किसी तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या, किसी भी तत्व के, है ना, किसी भी तत्व के कुल परमाणु संख्या अभिकारकों एवं उत्पादकों के संख्या के समान होता है ना, एक समान होता है। तो अगर दोनों में बराबर है तो वो जो समीकरण है वो संतुलित है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। उसमें चरण 1 से लेकर के चरण 6-7 तक है, वो एक एक स्टेप करके हम लोग अच्छे से समझेंगे और पूरे डिटेल्स में समझेंगे। तो शायद मैं आपको ढांचा रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण को थोड़ा बहुत मैं समझा चुका हूं। तो ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण है ये हम कल समझेंगे, कल के लेक्चर में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही जो है हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को, ढांचा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, वो चरण 1 चरण 2 करके जो है बहुत सारा स्टेप में जो है हम लोग सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। अगर आपको मैंने अच्छे समझाया तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अच्छा कमेंट करें। अगर आपको समझ में आया तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।